Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसे टॉपिक पर है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। रॉनी नाम की बच्ची जो अपनी स्कूल में पढ़ाई कर रही है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो अपनी विंडो पर देखती है तो उसमें कुछ क्रैक आ रहे थे। उसी दौरान बाहर एक तेज धमाका होता है जिसकी वजह से एक तेज बवंडर उठना शुरू हो जाता है। सभी पेरेंट्स आकर अपने बच्चों को ले जाते हैं, पर रॉनी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रही थी। वो जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाती है, हम भी उसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं 10 साल बाद, जब वो बड़ी हो चुकी है। लेकिन अभी उस दिन का हादसा उसके दिमाग से निकला नहीं है। सोकर उठने के बाद वो अपने बाथरूम में जाती है। वहां उसे शावर के साथ कुछ आवाजें आती है जो कि वो पहले भी सुनती आ रही है, लेकिन फिर वो इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वो जाकर अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट पर बैठ जाती है। वहां वो अपनी मॉम को बताती है कि उसके दोस्तों ने कुछ दिन पहले कुछ नए रेंट्स को देखा है, लेकिन वो उसकी बात पर चिढ़ जाती है क्योंकि हर दिन यही सेम टॉपिक उनसे शेयर करती है वो, इसीलिए वो उसे कुछ और डिस्कस करने को कहती है। लेकिन रॉनी इस बात से गुस्सा हो जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वहां बैठे उसके डैड हवा में कहीं गायब हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये रेंट्स कौन है जो हर जगह किसी को दिखाई दे रहा है इस पूरे शहर में, और जो आवाज रॉनी के बाथरूम से आ रही है वो किसकी है? ये सब सवालों के जवाब आपको आगे मिल जाएंगे। रॉनी जब अपने स्कूल के लिए जा रही होती है तो उसे और भी लोग गायब होते हुए दिखाई देते हैं। उसके दोस्तों को भी ये सब दिखाई देता है, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। पर रॉनी के दिमाग पर इस चीज का बहुत ही गहरा असर हुआ था। खैर, अब क्लास में प्रोफेसर आज एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले जिसे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये सभी समझ जाएंगे कि आखिर रेंट्स हैं कौन। दरअसल जो धमाका आज से 10 साल पहले हुआ था, जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, वही इन सब चीजों की वजह बन गया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर नाम के साइंटिस्ट ने एक सरकारी लैब में एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो गया। और फिर एक धमाका हुआ जिसकी रेंज में जो इंसान आए वो सब मारे गए। लेकिन फिर जो मरे हुए लोग थे वो रेंट्स बन गए, यानी कि उन मरे हुए लोगों को एक होलोग्राफिक इमेज उनकी बन गई जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, ना ही उन्हें कुछ फील होता था। बस वो एग्जिस्ट करते थे इस दुनिया में, क्योंकि साइंस के मुताबिक जब इंसान मरता है तो अपने पीछे अपना एक अक्स छोड़ जाता है जो कुछ समय के बाद अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि इन रेंट्स को एक ही सीन में सेट कर दिया गया है, यानी कि अगर कोई बर्फ साफ कर रहा है तो हर किसी को वो हमेशा बर्फ साफ करते हुए ही दिखाई देगा, मतलब एक लूप में फंसा हुआ इंसान। सेम उसी तरह से जैसे रॉनी के डैड वो हमेशा उसे न्यूज़पेपर ही पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो मौत हुई थी उसकी जिम्मेदार आज भी रॉनी खुद को मानती है, क्योंकि उस दिन उसी की वजह से उसके डैड ट्रेन से ना जाकर कार से गए थे और इस हादसे का शिकार बन गए। यहाँ पर हम उसी समय क्लास में एक रेंट को देखते जो सभी को दिखाई देते हैं, लेकिन ये उनमें से नहीं थे जो आज से 10 साल पहले मरे थे, बल्कि ये 80 के दशक के समय का है, जो कि हम उसके पहनावे से पहचान सकते हैं। अब यहाँ सरकार का मानना है कि कुछ ऐसे भी रेंट्स आ गए हैं जो कि उस हादसे के शिकार हुए ही नहीं थे, पर ये आए कहाँ से और क्या इनका कोई मकसद है, और आखिर 10 साल पहले किस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था उस दिन जो इतना बड़ा हादसा हो गया। सबका जवाब आपको आगे मिलेगा। अब क्लास खत्म हो जाने के बाद प्रोफेसर रॉनी को उनकी मार्कशीट देते हुए कहते हैं कि तुम इससे और अच्छा परफॉर्म कर सकती हो, अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। इसके बाद वो कैंटीन में चली जाती है जहाँ पर रॉनी को एक लड़के में इंटरेस्ट आने लगता है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो जब से यहाँ पर आया है किसी से भी उसने बात नहीं की। मैंने तो ये भी सुना है कि उसे पिछले वाले स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके बाद न जाने किस वजह से वो कुछ महीने मेंटल हॉस्पिटल में भी गुजारने पड़े उसे। अब सभी बच्चे कहते हैं कि उसे रेंट्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट। खैर, अब वो घर आ जाती है और शाल लेने लगती है, लेकिन जैसे ही वो कर्टेन्स को हटाती है उसके सामने एक रेंट आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि आज से पहले वो यहाँ पर कभी नहीं आया था और रेंट्स तो वहीं दिखते हैं जहाँ पर वो पहले थे, यानी कि उनकी जगह फिक्स है। अब रॉनी यही सब सोच ही रही होती है कि वो रेंट्स उसके मिरर पर रन लिखकर भाग जाता है, जो देखकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर वो प्रोफेसर से मदद मांगने के लिए भी उनके घर जाती है और उन्हें पूरा किस्सा बताती है। उसे डर था कि कहीं वो उसे कुछ नुकसान न पहुंचाए। इसी बीच हम प्रोफेसर की बेटी को भी देखते हैं, लेकिन उन दोनों में कुछ खास बनती नहीं है। वो उन्हें बिना हेलो किए ही वहां से चली जाती है। जिसके बाद रॉनी अपने सवाल उनके सामने रखती है, जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प वाला सवाल ये था कि क्या कोई रेंट्स किसी को हार्म पहुंचा सकता है या फिर किसी से बात कर सकता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। लेकिन रॉनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आया, उसके सवाल का जवाब उसे नहीं मिला और इसीलिए वो ब्रायन के पास जाती है जो कि उसका क्रश है। ये वही लड़का है जिसको उसने आज कैंटीन में देखा था। वो पहले तो उसका पीछा करती है, कहीं वो सच में कोई साइको तो नहीं है। तो वो देखती है कि ब्रायन एक टनल के अंदर जा रहा है, वो भी उसका पीछे पीछे जाती है, लेकिन तभी ब्रायन उसे देख लेता है पर कुछ कहता नहीं है।
अंदर जाने पर रॉनी देखती है कि वहां पर कुछ मछलियां भी हैं, लेकिन वो रेंट्स बन चुकी हैं और उन्हीं रेंट्स हुई मछलियों पर ब्रायन रिसर्च कर रहा है, क्योंकि उसे सरकार की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो रेंट्स खत्म हो रहे हैं, बल्कि उसे लगता है कि वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, सेम इन मछलियों की तरह। बाहर आने पर वो अपने केस के बारे में बताती है और दोनों में बातें होना शुरू हो जाती है। ब्रायन बताता है उसके डैड के भी उस हादसे में मौत हुई, लेकिन हर किसी की तरह उनके रेंट्स मुझे कभी दिखाई नहीं दिए, जो कि बहुत ही अजीब है और इसी चीज के बारे में मैं खोज कर रहा हूँ। लेकिन वो रॉनी की मदद करने को तैयार नहीं होता, पर रॉनी उससे कहती है कि वो उसका स्कूल प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेगी, जिससे कि वो हाँ कर देता है। अब इसके बाद वो दोनों उस रेंट्स के बारे में बातें करने लगते हैं। रॉनी के मुंह से न जाने कैसे का नाम निकल आता है, जो कि जॉन था, जो कि उसे दिखा था सुबह। अब ब्रायन पूछता है कि तुम्हें कैसे उसका नाम पता है, लेकिन वो खुद भी ये नहीं जानती थी। जिसके बाद रॉनी उसे अपने एक दोस्त के पास लेकर जाती है, क्योंकि इन्हें जॉन की सबसे पहले फोटो लेनी है। लेकिन रेंट्स की फोटो क्लिक करने के लिए कोई आम कैमरे की नहीं, बल्कि एक स्पेक्ट्रोग्राफी कैमरे की जरूरत पड़ती है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। पर रॉनी का दोस्त उस कैमरे को तो नहीं बना पाता, लेकिन हाँ, वो उसके इफेक्ट को उस बाथरूम में फैला देता है, जिससे कि हम उस रेंट की फोटो किसी आम कैमरा से भी ले सकते हैं। अब तीनों वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि समय के मुताबिक जॉन आ गया है। वो मिरर में देख रहा था, पर तभी उसका चेहरा पिघलने लगता है और वो आकर रॉनी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर इतने में इफेक्ट बंद हो जाता है और वो गायब हो जाता है। लेकिन ब्रायन ने उसकी एक फोटो ले ली थी, जिसकी मदद से वो उसकी हिस्ट्री को निकालेंगे कि वो कैसे मरा और क्या करता था। कुछ दिन बाद स्कूल में ब्रायन एक न्यूज़पेपर लाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात लिखी थी। जॉन असल में एक सीरियल किलर था और उसने 4 लड़कियों को मारा है, और आखिरी वाली लड़की जिसका नाम मारिया है। वो दोनों और जानकारी के लिए मारिया की मॉम के पास जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि जॉन और मारिया एक स्कूल में नहीं थे, बल्कि वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। लेकिन फिर न जाने कैसे दोनों में बातें होने लगी और फिर एक दिन उसका अपहरण हो गया। उसके बाद उसकी लाश हमें नदी में मिली, लेकिन जब पुलिस को पता चला कि उसको जॉन ने मारा है, तो उसने ये डर कर खुद की जान ले ली। पर अभी भी रॉनी के मन में कुछ सवाल है, और जॉन ने आखिर मारिया को क्यों मार दिया, बल्कि वो दोनों तो दोस्त थे। जिसके बाद वो लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पर कुछ पुराने न्यूज़पेपर कटिंग होती है। वो उसमें मारिया की डेथ वाले दिन हेडलाइन को पढ़ते हैं, पर ब्रायन एक चीज़ को नोटिस करता है कि सभी पेपर में मारिया की एज अलग अलग है, और खोजने पर उन्हें पता चलता है कि जिस दिन मारिया गायब हुई थी उसके बर्थडे में एक दिन बाकी था, और जब उसकी लाश मिली तो उसका जन्मदिन बीत चुका था। यानी कि कुछ तो छूट रहा है उनसे, या फिर कुछ ऐसा है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तभी ब्रायन रॉनी से पूछता है कि क्या तुम्हारा जन्मदिन 29 फरवरी को आता है। वो कहती है कि हाँ, यानी कि लीप ईयर। तो ब्रायन कहता है कि मुझे लगता है कि जॉन उन लोगों को मारता है जिनका बर्थडे 29 फरवरी को आता है। इतना सस्पेंस कम था कि तभी वहां की लाइट फ्लिकर होने लगती है। रॉनी देखती है कि नीचे रखी एक बुक पर किसी ने बड़ी ही बुरी तरह से रन लिखा है, मतलब कि भागो। वो समझ जाती है ये कोई और नहीं बल्कि जॉन है, और अब वो उसके पीछे है। शायद अगला नंबर उसी का है। वहीं मारिया की मॉम स्कूल में इन्फॉर्म कर देती है कि कुछ लोग आकर उसकी बेटी की मौत के बारे में पूछ रहे थे। फिर क्या होना था, ब्रायन को बुलाया जाता और उसे प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें पिछले वाले स्कूल में सीरियस इश्यू की वजह से निकाला गया था, फिर तुम वही गलती दोबारा कर रहे हो। आखिर तुम्हें उनके घर क्यों गए थे। अब यहाँ ब्रायन को मजबूरन उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है। उधर बास्केटबॉल गेम के बीच में रॉनी को ब्रायन कहीं दिखाई नहीं देता। वो इस बारे में अपने दोस्त से भी पूछती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। यहाँ पर हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि रॉनी को अब जॉन हर जगह दिखाई देने लग गया था, यहाँ तक कि उस गेम के बीच में भी वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है, और इस चीज में इतनी खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो उस गेम के बीच में चल रही है और लोग उसे रुकने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और तभी छत टूट जाती है और एक लाश आकर नीचे गिरती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि प्रिंसिपल की थी। उन्हें किसी ने मार दिया है, पर किसका काम हो सकता है ये। अब शाम में जब रॉनी घर पर होती है तो ब्रायन उसे मिलने के लिए आता है और उससे बताता है कि जब उसने प्रिंसिपल को उनके केस के बारे में शेयर करा था तो उसके कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। मुझे डाउट है कि ये काम उसी का है, इसीलिए तुम चौकन्ना रहना। जिसके बाद दोनों बहुत बातें करते हैं। रॉनी उसे अपने डैड के बारे में बताती है कि ये भी कहती है कि उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब ब्रायन उसे सहारा देता है और समझाता है कि जिसको जाना है वो जाकर ही रहेगा। अब उस रात रॉनी को कुछ बहुत ही अजीब विजन आते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी उठ जाती है, और तब उसकी मॉम उसे बताती हैं कि उन्हें एक जॉब ऑफर आया है, जिसके इंटरव्यू के लिए वो जा रही है। जब वो बाहर आकर देखती हैं तो वहां पर ब्रायन भी बैठा हुआ था, और हर बारी की तरह उसके डैड रेंट्स भी वहां बैठे थे। लेकिन इस बारी कुछ बहुत अजीब दिखता है। जो न्यूज़पेपर वो पढ़ रहे थे वो असल में उस धमाके के 2 साल बाद का था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और इतने में ब्रायन को उसमें 2 लड़कियों के आर्टिकल दिखते हैं, जिसमें एक लड़की 29 को और एक लड़की 28 फरवरी को गायब हुई थी। वो फौरन उन दोनों आर्टिकल को लिख लेता है, वरना वो रेंट्स गायब हो जाएगा। इसके बाद वो रॉनी उस आर्टिकल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उन्हें पता चलता है कि ये
इन दोनों लड़कियों का केस और मारिया का केस कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों की मौत फेब में हुई थी। पर ब्रायन बोलता है कि अगर इन दोनों का कातिल जॉन ही है तो उसने दोनों को अलग अलग दिन क्यों मारा, बल्कि वो तो सभी लड़कियों को 29 फरवरी को मारता है। इसका जवाब इनके पास नहीं होता और इसीलिए दोनों मरी हुई में से एक क्लेयर नाम की लड़की की दोस्त के पास जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि जॉन असल में क्लेयर का बॉयफ्रेंड था। दोनों ही काफी टाइम से साथ थे। जिस दिन उस लैब में धमाका हुआ उसी में जॉन की गर्लफ्रेंड की मौत हो गई, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से हुई थी। इसीलिए आज भी लोग उस लैब में उसके रेंट को मरते हुए देखने के लिए जाते हैं। रॉनी सोचती है कि आखिर वो उस दिन लैब में क्या कर रहा था। इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए वो लोग उस धमाके वाले एरिया में जाने का डिसाइड करते हैं और यहाँ से शुरू होती है इस कहानी का सबसे बेहतरीन प्लॉट। तो एयरपॉड्स लगा लिए और कहानी का मजा लीजिए। उस जगह पर जाते समय उन्हें रेडियो पर वार्न किया जाता है कि वहां ना जाए, लेकिन इन्हें तो सच्चाई जाननी थी और इस रात से पर्दा भी उठाना था। अब रास्ते में उन्हें बीच में 100 सारे क्रैश हुए प्लेन और बहुत सारे टूटे फूटे बसेस भी दिखाई देती हैं। उस पूरी सिटी को सील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर जो दिखता है वो पूरी तरह से इन्हें हैरान कर देता है। इन्हें अपने चारों ओर बस रेंट्स ही दिखाई दे रहे थे, जो बस उस हादसे वाले दिन के नहीं थे, बल्कि उससे पहले के भी थे, कई साल पहले के। ब्रायन कहता है कि शायद उस धमाके का स्रोत यही था, इसीलिए यहाँ से सबसे ज्यादा असर हुआ था और यही वजह है कि हमें 10 साल पहले भी मरे हुए लोग रेंट दिखाई दे रहे हैं। तभी उन्हें डॉक्टर मार्टिन दिखते हैं, जो इन दोनों को देखकर भागने लगते हैं। वो असल में जिंदा थे, न जाने कैसे, लेकिन उस हादसे के बाद वो एक साइकोपैथ में बदल चुके थे। वो दोनों उनका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर क्लेयर की मौत हुई थी और उसकी मौत को देखने के लिए वहां पर हर दिन कई सारे रेंट्स आकर खड़े हो जाते हैं और आज भी वो खड़े थे। रॉनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन ब्रायन उसे कहता है कि हमें डॉक्टर को ढूंढना है। वो दोनों लैब से होते हुए उनके रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर ने बहुत सारे पोस्टर चिपका रखे थे जो क्या संदेश दे रहे थे किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था। पर यहाँ पर ढेर सारे राज खुलना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए शुरू किया था ताकि वो किसी भी मरे हुए इंसानों की स्पिरिट को किसी जिंदा इंसान के अंदर डाल सके। हालांकि उन्होंने मरते हुए लोगों को वापस जिंदगी दी है, इस चीज में वो सफल भी हुए, लेकिन जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो समय के साथ साथ और भी बढ़ता चला गया। फिर एक दिन कुछ गड़बड़ हो गई और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे उन्होंने लाइफ और डेथ के बीच में एक डार्क होल क्रिएट कर दिया, जिसे अब कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। वहीं ब्रायन को वहां पर एक जली हुई फोटो मिलती है। उसे पता चलता है कि वो उस टाइम पर डॉक्टर का सबसे खास साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन उस दिन धमाके के बाद वो बदल गया और फिर उसने क्लियर, जो कि उसी के साथ ही उस दिन यहाँ पर आई थी, उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। रॉनी कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, रेंट तो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते। तभी डॉक्टर तेज आवाज में जवाब देते हैं कि ये सरकार ने एक अफवाह फैलाई है ताकि कोई भी इंसान डरे ना, लेकिन हकीकत इससे एकदम उल्टी है। यहाँ डॉक्टर के ऊपर से ये बोझ हल्का हो गया था, क्योंकि वो इसी समय का तो इंतजार कर रहे थे, उनके अलावा कोई और भी इस चीज के बारे में पता लगा सके। इसीलिए वो उसी समय खुद को गोली मार देते हैं और आगे का सारा काम अब इन दोनों के ऊपर छोड़कर चले जाते हैं। दोनों सिटी से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल में रॉनी ब्रायन से कहती है कि हमें कैसे भी करके पब्लिक को बताना होगा जो भी कुछ डॉक्टर ने हमें बताया, लेकिन वो कहता है कि हमें पहले जॉन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। लेकिन तभी हम उसके पीछे पुलिस को देखते हैं, जिन्हें ब्रायन के लॉकर में एक बंदूक मिली थी, जिसकी वजह से वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। वो चीख कर रॉनी से कहता है कि वो उसने कुछ भी नहीं किया, पर अब तो वो चला गया। ये बात रॉनी को भी नहीं भूलनी चाहिए कि कल ये उसका बर्थडे है, 29 फरवरी है, और इसीलिए वो मदद के लिए प्रोफेसर के पास जाती है। लेकिन उन्हें तो पहले ही सब कुछ पता था, जो कि मारिया की मॉम ने बता दिया था। वो उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। अब एक दिन रॉनी को ब्रायन मिलता भी है, जो उसे माफी मांगता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती, क्योंकि उसे शक है कि शायद उसने ही प्रिंसिपल का खून किया है, तभी उसके पास वो बंदूक है। वहीं प्रोफेसर रॉनी के घर को अल्मुनियम प्लेट से कवर करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि रेंट्स अल्मुनियम प्लेट को क्रॉस नहीं करते। उधर घर पर ब्रायन एक फोटो को देख रहा होता है, जो कि उसे उस दिन लैब में मिली थी, लेकिन वो आधी कटी हुई थी। कोई चौथा इंसान भी खड़ा हुआ था, जो कि दिख नहीं रहा था। वो उसे बहुत ही रिसर्च करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उस दिन के बाद से साइंटिस्ट की पूरी टीम गायब हो चुकी है। वहीं रॉनी को घर को सील करने के बाद प्रोफेसर अपने घर चले जाते हैं। यहाँ हम इस कहानी का असली प्लॉट खुलते हुए देख। ब्रायन को वो कटी हुई फोटो का आधा टुकड़ा मिल जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर खुद ही था। वो पहले डॉक्टर के साथ उसी टीम में शामिल था और जितनी भी लड़कियों के खून किए थे वो असल में जॉन ने नहीं बल्कि प्रोफेसर ने खुद किए थे, जो बात ब्रायन को उसके घर जाकर पता चलती है। जब वो उसकी बेटी को रेंट्स बनते हुए देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उस दिन उसकी बेटी भी उस हादसे में मारी गई, जो कि उसी लैब में मौजूद थी। उसने बहुत कोशिश करी उसे बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाए। पर उसके बाद प्रोफेसर उन लड़कियों को ढूंढने लगा ताकि वो उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से कर सके। इस बारी उसे यकीन था कि वो एक जिंदा इंसान की आत्मा को एक मरे हुए इंसान में डाल सकता है।
पर ऐसा मुमकिन हो नहीं पाता और इसी चक्कर में उसने 3 लड़कियों को मार दिया, जिसमें क्लेयर भी शामिल थी। तो दोस्तों प्रोफेसर ही वो शख्स था जिसने उस दिन प्रिंसिपल को भी मारा था, क्योंकि उसे वो पूरी फोटो मिल गई थी। वहीं जॉन को भी प्रोफेसर ने ही मारा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड का कातिल वो है। अब ब्रायन फौरन रॉनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहां पर प्रोफेसर आ जाता है और उसे बेहोश करके जिंदा ही गाड़ देता है। जिसके बाद वो रॉनी के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक अल्युमिनियम शीट गिर जाती है, जिसे सही करने पर रॉनी की उंगली में चोट लग जाती है। उसे खून आने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि जब उसे खून दिखाई देता है तब कुछ बुरा होने वाला होता है। वो प्रोफेसर से कुछ सवाल करने लगती है कि आखिर ये शीट किस चीज से बनी हुई है। वो बताते हैं कि ये पॉलीमर है और इसी समय उसे ट्रिगर होता है कि ये वही चीज है जो मारिया के नाखून में पाई गई थी। इसीलिए वहां से भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अब प्रोफेसर पर शक हो गया था। लेकिन वो उसे पकड़ ले और मारना शुरू कर देता है, पर रॉनी उसके हाथ से भाग जाती है। पर फिर भी प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है। लेकिन रॉनी बड़ी ही चालाकी से उस जगह की फ्रोजन लेक को तोड़ देती है, जिससे कि दोनों ही पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन तभी दोस्तों वहां पर जॉन का रेंट आ जाता है, जो रॉनी को बचा लेता है और क्लियर के रेंट आकर प्रोफेसर को पानी के नीचे खींच ले जाती है, ताकि वो अपनी मौत का बदला ले सके। अब यहाँ रॉनी ऊपर तो आ गई थी, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उसकी मदद के लिए वहां पर ब्रायन आता है, जिसको असल में उसके डैड के रेंट ने वहां पर खोद कर निकाला था। उसके डैड वही शख्स थे जिसको हमने शुरुआत में बर्फ खोदते हुए देखा था। मतलब रेंट इंसानों को छू सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। अब ब्रायन रॉनी को सही सलामत घर वापस ले आता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों ही ब्रायन के डैड के ग्रेव पर जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि दोनों ही अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि प्रोफेसर का रेंट अभी भी उनके पीछे है। इसी के साथ ये कहानी का यही पर अंत हो जाता है। क्या प्रोफेसर का रेंट मरने के बाद भी अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।